दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास का हिस्ट्री लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, तो हम लोग 87 तक लघुत्तरीय प्रश्न सब्जेक्ट हिस्ट्री का हम लोग कर चुके थे। तो दोस्तों, आज हम लोग 88 से लेकर के 97 तक देखेंगे। तो दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 88 लघुत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीयकरण को क्यों बढ़ावा दिया? 2 कारण बताएं। तो दोस्तों, उत्तर में लिखेंगे कि सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे। वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल और दोस्तों रोपड़ जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा, हड़प्पा से कि हड़प्पा किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। दोस्तों, पूछ दिया जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। अब हम लोग आते हैं कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा जो है वो बताएंगे कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, कालीबंगा जो स्थित है भारत के राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिएगा, राजस्थान के किस जिला में अगर पूछेगा तो हनुमानगढ़ जिला मार दीजिएगा। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों लोथल। लोथल कहाँ है दोस्तों? तो लोथल है गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और रोपड़ जो दोस्तों याद रखिएगा, वो रोपड़ जो है वो किस भारत के किस राज्य में है। तो याद रखिएगा पंजाब राज्य में है। और ये भी याद रखिएगा रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पूछता है, इसलिए हम आप लोग के बता दे रहे हैं ताकि आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव मिस ना हो। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 को जो रंगने के लिए बोलता ना है, आपका ऐसा एहसास ही नहीं होना चाहिए कि हम 49 रंग क्या। आपको ये होना चाहिए कि हम 100 अगर मौका मिलता है रंगने के लिए तो हम 100 सही रंग देते हैं। तो आपको 50 में एक भी नंबर ऑब्जेक्टिव से नहीं कटना चाहिए। यही उम्मीद लेकर के हम आपको सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया, आगे लिखेंगे कि उनकी नगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। तो पहला विशेषता लिखेंगे दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। इन लोगों ने बिल्कुल सीधी 90 डिग्री कोण पर कटती हुई सड़क व गलियों का निर्माण किया। सड़क व गलियों का निर्माण किया था ताकि डॉक्टर मैके के अनुसार चलने वाला वायु उन्हें अपने आप ही साफ कर दे। समझ गए? मैके कितना होशियार था कि मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, हवा ही सब चलेगा ना तो वो सब कचरा साफ हो जाए। आगे, उनकी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी शानदार थी। नलियाँ बड़ी सरलता से साफ हो जाती थी और हम लोग के नली में इतना कचरा रहता कि मत कहिए। तीसरा विशेषता लिखेंगे, किसी भी भवन को अपनी सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ने दिया जाता था और ना ही बर्तन पकाने वाली किसी भी भट्टी को नगर के अंदर बनाने दिया जाता था। चलिए, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 89।
संविधान निर्माण सभा का गठन कैसे हुआ? दोस्तों उत्तर में लिखेंगे संविधान निर्माण सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, हम आपको जितना भी रेड कलर से जो हाईलाइट किए हैं, समझ गए हैं, वो आपको ऑब्जेक्टिव सीधा सीधी बन जाएगा। कैसे बनेगा? संविधान निर्माण सभा का गठन किस मिशन की योजना के अनुसार हुआ था? तो याद रख कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था ये भी याद रखिए, 1946 यानी 1946 में आया था। ठीक है, आप लोग इतना समझदार है, समझ जाते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन जनता द्वारा नहीं अपितु जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया चुनाव के आधार पर संविधान सभा की स्थापना किया जाए। यानी जनता द्वारा नहीं अपितु जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव किया जाएगा। ठीक है, जिसमें कुल 389 सदस्य थे। याद रखिएगा कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर श्रेणी का प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों की प्रतिनिधि हो। ठीक है, तो याद रखेंगे कितना कितना है, याद रखिएगा एक बार कि 300 कुल कितना सदस्य थे? 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों का, 4 जो था चीफ कमिश्नर का और 93 जो था दोस्तों वो देशी रियासत का था। ठीक है, प्रतिनिधि। आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि वस्तुतः संविधान सभा के गठन 3 चरणों में पूरा हुआ था। तो याद रखिएगा कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो दोस्तों 3 चरणों में पूरा हुआ था। 3 चरणों में 1 मिनट 3 चरणों में पूरा हुआ था। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन, सबसे पहले क्या था? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन हुआ एवं कुल 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। तो याद रखिएगा संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 389। ये आपको ऑब्जेक्टिव बनता है और सीधे एग्जाम पूछता है। आगे द्वितीय चरण का आरंभ 3 जून 1947 को हुआ था। द्वितीय चरण का आरंभ कब हुआ था? 3 जून 1947 को विभाजन योजना से होता है, जिसके अनुसार संविधान सभा का पुनः गठन किया गया, जिसमें 324 प्रतिनिधि होने थे। 324 प्रतिनिधि होने थे। चलिए यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 90। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी? उत्तर में लिखेंगे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। याद रखिएगा गौतम बुद्ध कौन सा धर्म के प्रवर्तक थे? बौद्ध धर्म को। ठीक है, गौतम बुद्ध व्यवहारिक सुधारक थे। वे आत्मा एवं परमात्मा से संबंधित निरर्थक वाद विवादों से दूर रहे तथा उन्होंने दोनों के अस्तित्व से इनकार किया। आगे उनके प्रमुख उपदेश निम्नलिखित हैं। क्या क्या उपदेश है समझिएगा। पहला उपदेश है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और इस दुख के कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी कि कोई यदि संसार में देखते हैं या किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे किसी चीज़ के लिए तरसता है, समझ गए? तो वही गौतम बुद्ध का कहना है कि संसार जो है दुखमय है और इस दुख के कारण जो है तृष्णा है। यदि काम, लालसा, इच्छा एवं तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। यदि आप काम, लोग जितना भी देखते हैं कि बड़े आदमी हो, अगर 1 लाख महीना कमाएगा ना तो सोचेगा कि 1 लाख भी कम है, हम 10 लाख कमाते, 2 लाख कमाते, 3 लाख कमाते। अगर इसको पास किसी इंसान के पास एक फॉर्चूनर है तो कहेगा एक फॉर्चूनर बहुत कम है, एक और होना चाहिए था, समझ गए?
तो उसी लालसा लोग करते हैं, उनको इच्छा होता है, समझ गए। आप लोग भी तो इच्छा इसी प्रकार से है। अगर 350 नंबर आ जाएगा, नहीं 400 आना चाहिए था, 400 आएगा, नहीं 450 आना चाहिए था, 450 नहीं कम से कम बिहार टॉप होना चाहिए था, समझ गए। इस प्रकार से तो लालसा आप लोग के अंदर भी है, समझ गए। तो अगर इस चीज़ पर कंट्रोल कर पाइएगा और काम और मेहनत संघर्ष कीजिएगा, खाली ये सोचने से थोड़ी हो जाएगा, समझ गए। ऐसे सोच लिया आपको नंबर आ गया तो ऐसे सबको नंबर आ जाता। लोग तो बहुत सोच रहे हैं, तो मेहनत करना पड़ता तब उतना नंबर आपको आ जाएगा। ज़्यादा कोई टफ नहीं रहता है लाना, लेकिन मेहनत कीजिएगा तब। ये नहीं कि लालसा इच्छा है तृष्णा विजय प्राप्त फिर भी नहीं किए, लालसा लालच कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। जिसका अर्थ है कि जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। 2 में लिखेंगे, गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति का साधन अष्टांग मार्ग को माना है। याद रखिएगा, अष्टांग मार्ग या किसने दिए थे, तो गौतम बुद्ध ने दिए थे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एकदम 100% बनता है। यह 8 साधन है कौन कौन? सम्यक दृष्टि, सबसे पहले सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक्य, चौथा सम्यक आजीव, फिर सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और दोस्तों सम्यक समाधि। तो ये 8 को अध्याय याद रखिएगा। सम्यक तो समय लगा हुआ है, तो याद रखिए दृष्टि, संकल्प, वाक्य, आजीव और व्यायाम, स्मृति, समाधि, समझ गए। तो अष्टांगिक मार्ग का अध्याय या अष्टांगिक मार्ग किसने दिए थे, तो याद रखिए गौतम बुद्ध। आइए क्वेश्चन, अच्छा तीसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कि ना तो अत्यधिक विलाप करना चाहिए और ना अत्यधिक संयम ही बरतना चाहिए। वे मध्यम वर्ग के प्रशंसक थे, ठीक है। ना ज़्यादा विलम्ब कीजिए और ज़्यादा संयम भी नहीं बरतिए, समझिए, उनको कहना था। चौथा पॉइंट, उन्होंने सामाजिक आचरण के कुछ नियम निर्धारित किए थे, जैसे पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए। लोग दूसर को धन को देख करके ज़्यादा वो लोभ करते हैं, लालच करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। लड़कियां भी करती है, अगर कोई शादी ब्याह में गई तो देखिए कि बहुत झकास कपड़ा है, बहुत सुंदर है, तो वो सोचेगी अगले बार मैं भी ऐसा कपड़ा खरीदूंगा, समझ गए। तो लड़कियां भी होती हैं, वो लोभ करती है, लेकिन नहीं करना चाहिए, समझ गए। धन का लोभ, आप ये सब नहीं करना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। जो पुरुष नशा करते हैं, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, समझ गए, ये सब नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा दुराचार से दूर रहना चाहिए, समझ गए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखिएगा, महाजनपद लगभग 500 ईस्वी पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जाता है। आगे देखेंगे, जिस प्रदेश में एक जन अस्थायी रूप से बस गया वही उसका जनपद राज हो गया। आगे लिखेंगे दोस्तों, प्रारंभ में जनपद में किसी एक वर्ग विशेष के मनुष्य ही रहते थे। उनका जीवन एक ही जातीय, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परंपरा के ऊपर संगठित था, समझ गए। एक संस्कृति, एक राजनीतिक, उसी पर संगठित था। परंतु कालांतर में अन्य वर्गों एवं जातियों के लोग भी आकर उनके जनपदों में बसने लगे। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान तो हुआ, परंतु बहु समय तक राज सत्ता एकमात्र आदि जन के प्रतिनिधियों के हाथ में धीरे धीरे जनपदों की संख्या कम होने लगी। छोटे जनपद बड़े जनपदों में परिवर्तित होने लगे। इस भांति देश में महाजनपद काल का उदय हुआ। अब आगे आइए, यहाँ मेन पॉइंट, महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपद को विभक्त था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद के चर्चा है? तो 16 महाजनपद के चर्चा।
और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र 16 महाजनपद के चर्चा है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के चर्चा और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र 16 महाजनपद के चर्चा। चलिए दोस्तों 16 महाजनपद हम लोग देख लेते हैं। 16 महाजनपद सबसे पहले है अंग। अब बताइए अंग की राजधानी कहाँ है? राजधानी पूछता है तो याद रखिए अंग की राजधानी कहाँ है दोस्तों? अंग। तो दोस्तों याद रखिएगा अंग की राजधानी जो है वो चंपा है। समझिए अंग की राजधानी चंपा है। अच्छा अंग महाजनपद कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा अंग महाजनपद जो है दोस्तों बिहार में है। कहाँ पास है? बिहार में है। समझ गए यहाँ तक? अच्छा बिहार के किस जिला में भी अगर यदि पूछ दिया जाए तो याद रखिए भागलपुर मुंगेर जिला में स्थित है अंग महाजनपद। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं 2 का मगध। मगध के आप लोग नाम सुने होंगे, बताइए। मगध महाजनपद की राजधानी है तो याद रखिएगा राजगिरी, गिरी ब्रज। ठीक है मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी है। और ये मगध कहाँ है? तो याद रखिएगा पटना में। पटना कहाँ है? तो बिहार के अंतर्गत आता है। समझ गए? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए काशी। काशी बताइए काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों काशी महाजनपद की राजधानी है वाराणसी। कहाँ पास है? वाराणसी। समझ गए? काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है। और काशी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। वाराणसी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है अब आगे हम लोग आते हैं कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। ठीक है कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और ये किस राज्य में है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है क्वेश्चन पूछता है तब हम आपको बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछता है। वज्जी बताइए वज्जी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे वज्जी की राजधानी व से वज्जी व से वैशाली। तो वज्जी की राजधानी वैशाली। ये दोस्तों कहाँ है? तो ये दोस्तों ये बिहार में है। वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। ठीक है तो वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा किस राज्य में? बिहार राज्य में है। अब चलेंगे मल। मल जनपद की राजधानी कहाँ है? तो मल जनपद की राजधानी है कुशावस्ती। समझ गए? कुशावस्ती ये कहाँ पास आपको मिलेगा? किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा। चेरी, चेदी, चेदी बताइए चेदी, चेदी, चेदी महाजनपद की राजधानी। तो याद है शक्तिमती। तो इसका ऐसे याद है छेद करने के लिए शक्ति चाहिए तो याद रखेंगे चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। और ये चेदी महाजनपद किस राज्य में है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। अब याद रखेंगे वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो वत्स महाजनपद की राजधानी है वाराणसी। कौसंबी है काहे कि वाराणसी तो काशी का था। तो वत्स महाजनपद की राजधानी है कौसंबी। कहाँ है? कौसंबी। और कौसंबी और वत्स महाजनपद बताइए किस राज्य में है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। समझ गए? इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिला वहीं पास मिलेगा वत्स महाजनपद। तो याद रखेंगे वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अब आ जाएंगे दोस्तों कुरु। बताइए कुरु, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ? तो याद रखेंगे कुरु का है। बताइए तो कुरु का राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली। समझ गए? इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली। तो याद रखेंगे वो कुरु कहाँ है? तो दिल्ली में इसका राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ठीक है अब आ जाते हैं पंचाल। अब जरा दोस्तों पंचाल बताइए पंचाल की राजधानी कहाँ है? दोस्तों पंचाल की जो राजधानी है वो दोस्तों अहिच्छत्र है और कौम्पिल्य है। अहिच्छत्र और कौम्पिल्य है। समझ गए? और ये पंचाल भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है अब हम लोग आ जाएंगे वत्स से। बताएंगे वत्स की राजधानी। वत्स की राजधानी कहाँ है दोस्तों? वत्स दोस्तों लगता है 2 बार लिखा गया वत्स। वत्स से। ठीक है वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स ये वत्स नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए मत्स्य होना चाहिए। लिख दिए वत्स।
मत्स्य होना चाहिए, तो कर दीजिए मत्स्य। चलिए मत्स्य बताइए, मत्स्य यानी मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो विराटनगर। तो विराटनगर भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ठीक है, अब आ जाइए सूरसेन। क्या आ जाएंगे? सूरसेन। सूरसेन बताएंगे, सूरसेन की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों सूरसेन की राजधानी है मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा किस राज्य में है? तो बताएंगे, तो मथुरा बताएंगे दोस्तों किस राज्य में है? तो मथुरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आप लोग तो जानते ही हैं मथुरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। चलिए अस्मक। अब जरा बताइए अस्मक की राजधानी कहाँ? पाटन। अस्मक की राजधानी पाटन। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पाटन। बताइए अस्मक भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा अस्मक एक ऐसा राजधानी है जो गोदावरी नदी का दक्षिण क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो है जिसका नाम है अस्मक। क्या नाम है? अस्मक। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद का क्या नाम है? तो याद रखेंगे अस्मक। अब आइए दोस्तों अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैन, इसी को बोलते माहिष्मती। समझ गए? तो अवंती की राजधानी उज्जैन। माहिष्मती किस राज्य में है? भारत के तो मध्य प्रदेश राज्य में है। अब गंधार। गंधार तो सारा लोग जानते हो। गंधार की राजधानी तक्षशिला। बताइए कहाँ? तो पाकिस्तान, रावलपिंडी व पेशावर जगह के पास आपको गंधार मिल जाएगा। और कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी दोस्तों हाटक। बताएंगे भारत के किस राज्य में है या पाकिस्तान में है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान में। ठीक है, तो कंबोज जो है वो पाकिस्तान में है और गंधार भी है पाकिस्तान में है। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिएगा महाजनपद के बारे में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 92। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था? उत्तर में लिखेंगे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, परंतु उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, लेकिन तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। अंगीकृत एक पूछता है कि अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, एक बार पूछता है कि भारतीय संविधान लागू होने से हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका एक कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के दिसंबर 1919 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पास कराया था। तो दोस्तों बहुत इसमें ऑब्जेक्टिव 3-4 को बन रहा है। सबसे पहले जानेंगे कि दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक ऑब्जेक्टिव, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या चीज मांग रखा था? तो पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कौन सा अधिवेशन हुआ था या कब हुआ था? तो याद रखिएगा दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखा गया था। चलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा आगे। और 26 जनवरी 1930 को दिन प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में आज़ादी से पूर्व ही मनाया गया था। यानी स्वतंत्रता होने से पहले भारतीयों ने एक बार स्वतंत्रता मना लिए थे, वो 26 जनवरी 1930 को। और मध्य रात्रि सभी लोग सो रहे हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर इन्होंने क्या कर दिया? तिरंगा झंडा फहरा दिया। इसके बाद कांग्रेस के हर वर्ष 26 जनवरी का दिन इसी रूप में मनाया था। इसी पवित्र दिवस को याद ताज़ा रखने के लिए संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय किया गया था।
दोस्तों आप लोग लिख दीजिएगा कि 26 जनवरी 1950 क्यों लागू किया गया था भारतीय संविधान को। चलिए अब आइए 93 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। उत्तर लिखेंगे सगुण एवं निर्गुण भक्ति में निम्नलिखित अंतर है। पहला लिखेंगे दोस्तों सगुण। सगुण इस परंपरा में देवी देवताओं की भक्ति एवं आराधना की जाती थी। मूर्ति पूजा पर बल दिया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवी देवताओं भक्ति का आराधना किया जाती थी कौन सा, सगुण भक्ति में, ठीक है। मूर्ति पूजा पर बल दिया गया था। इस परंपरा में दो मार्ग, एक कृष्ण भक्ति मार्ग और दूसरा था राम भक्ति मार्ग। समझ गए। अब हम लोग आते हैं निर्गुण। निर्गुण क्या है दोस्तों। निर्गुण भक्ति परंपरा से अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। कबीर ने निर्गुण परंपरा को अपनाया। अमूर्त के मतलब होता है दोस्तों चिंता करने के लिए, ठीक है। निर्गुण भक्ति परंपरा अमूर्त निराकार ईश्वर को चिंता करके मानते थे। चलिए 94 तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव यहाँ एक बना कि निर्गुण भक्ति को कौन मानते थे, तो याद रखिए निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे वो कबीर। कौन थे, कबीर। चलिए 94 अल बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दे। लिखेंगे अल बरूनी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो अल बरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। और कौन सा स्थान पर हुआ था, तो ख्वारिज्म नामक स्थान में हुआ था। 3 को पूछता है, समझ गए। वह अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं का जानकार था। कौन, अल बरूनी। 1017 ईस्वी में जब महमूद गजनी के ख्वारिज पर आक्रमण किया, महमूद गजनी ने ख्वारिज पर आक्रमण किया, तब लौटते समय वह अल बरूनी को भी साथ ले लिया। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अल बरूनी किसके साथ आया था, तो गजनी के साथ, महमूद गजनी के साथ। जब पंजाब गजनी के साम्राज्य में मिला लिया गया तब अल बरूनी को भारत के संस्कृति विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क कराने एवं संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिला। उसने तत्कालीन भारत के धर्म में प्रथाएं, औषधियाँ, ज्योतिष, त्योहार, दर्शन, विधि, प्रतिमा निर्माण आदि से संबंधित एक किताब अरबी भाषा में लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद। बताइए किताब उल हिंद जो पुस्तक है ये किसका है, अल बरूनी का है। ये कब लिखा था, यह पुस्तक 11वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों आप लोग को इस प्रकार से अल बरूनी के बारे में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 95 भारत आने वाला 2 विदेशी यात्री एक वृत्तांतों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे भारत आने वाले 2 विदेशी यात्री क्रमशः, एक था हेनसंग अब एक अल बरूनी। उसकी यात्रा वृत्तांत क्रमशः है, यानी जब वो यात्रा वृत्तांत किए थे तो हेनसंग ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सीयूकी। क्या नाम था, सीयूकी। ये हेनसंग का अल बरूनी पुस्तक का नाम, अल बरूनी ने लिखा था तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद किसका है, तो अल बरूनी का। सीयूकी किसका है, हेनसंग का। आइए 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। दांडी मार्च का कई उद्देश्य था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक टैक्स का विरोध करना। गांधी जी का मानना था कि यह टैक्स अन्यायपूर्ण और अहिंसक था। भाई ठीक है, एकदम समझिए ना, ब्रिटिश जो था ना अन्याय से ज़्यादा वो नमक पर टैक्स लेता था। समझ गए। चलिए आगे, भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। आगे, दांडी मार्च का मकसद लाखों भारतीयों को प्रेरित करना और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। भाई नमक एक प्रकृति का ये सब देन है और ज़बरदस्ती ये छिलल मुर्गन सब जो है
टैक्स बढ़ा देता था, लाभ के लिए कमाया तब ना, ससुरा नष्ट करने के लिए कमा रहा था, समझ गए, देश को हम लोग को बर्बाद करने चाह रहा था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिए। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, दांडी मार्च का मकसद विभिन्न जातियों, धर्म और क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करना था। दांडी मार्च के कुछ और जानकारी, दांडी मार्च के बारे में कुछ और जानकारी लिखेंगे। दांडी मार्च का नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव बन गया कि बताइए दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह से नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम क्या, तो नमक सत्याग्रह। दूसरा ऑब्जेक्टिव बने महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, कब दांडी मार्च कब, याद रखिएगा 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय गांव दांडी तक 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की यात्रा किए थे। कितना मील के दोस्तों, तो 240 मील गांधी जी ने पैदल चल दिए, समझ गए, 78 अनुयायियों के साथ लेकर, और कम से कम 2000 से भी प्लस लोग जुट गए थे। 385 किलोमीटर चलेंगे तो बता रहे, समझ रहे पहले लोग जुटेंगे कि नहीं। समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। यह एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, लिख दीजिएगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अब ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख का शाब्दिक अर्थ है कि किसी खास विषय तथ्य से जुड़े साक्ष्य या सबूतों को रिकॉर्ड या दस्तावेज के रूप में संग्रहित करना ही अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, ऑब्जेक्टिव बन गया। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। आगे, अभिलेखों को किसी कठोर सतह जैसे पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण किया जाता है। अशोक के अभिलेखों द्वारा उसके धर्म, प्रचार प्रसार का उपाय, प्रशासन, मानवीय पहलू आदि के विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिलेखों के द्वारा हम लोग अशोक के बहुत बढ़िया से जानते हैं, इतिहास में उनको। इतिहास लेखन में अभिलेखों की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों ही आधार पर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।